हेलो हेलो हेलो, आप सभी को अमन कुमार चौधरी का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग आए हैं फिर से केमिस्ट्री की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। पिछला लेक्चर जो भी था उससे नेक्स्ट वाला लेक्चर है ये। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला टॉपिक को कवर करा था और उसमें कुछ और चीज़ रह गए थे, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही बोल दे रहे हैं कि जैसे अभी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है और अगर इस प्रकार से अगर सीरीज़ में लेकर चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर तो शायद उतना टाइम ना मिले और उतना चैप्टर भी कवर ना हो। टाइम मेरे पास भी उतना नहीं रहता है, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करें और हम आपको सजेशन दे रहे हैं, दो ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे कि मतलब जो बिहार बोर्ड में जो मेन टॉपिक पूछा जाता है हम खुद से अपने मन से वही पढ़ें या फिर सीरीज़ में ही इसको लेकर चलें चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सीरीज़ में ही लेकर चले चैप्टर बाय चैप्टर तो आप ऑप्शन ए कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपना मन से पढ़ाएं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट हो और उसका हाई वेटेज हो, तो हम वो पढ़ाएं खुद से, तो उसके लिए आपको ऑप्शन बी कमेंट करना होगा और आपके कमेंट के अनुसार ही हम आगे के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस लेक्चर में पिछले लेक्चर के अनुसार ही हम चल रहे हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए हम बता दे रहे हैं कि जैसे IUPAC नेमिंग हो गया, ठीक है, तो वो जो है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, बल्क में पूछा जाता है वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। लगभग 10 से 12 नंबर फिक्स ही रहता है IUPAC नेमिंग से। तो अगर हम शुरू करते हैं, अगर ऑप्शन बी अगर आप चॉइस कीजिएगा तो हम IUPAC नेमिंग से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है और उसी प्रकार हाई वेटेज के अनुसार हम चलेंगे। तो उसके बाद जैसे 100 नंबर का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है और 70 नंबर उसमें थियोरेटिकल होता है और 30 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो 70 नंबर में 60 प्लस आपका आराम से आ जाएगा अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो, ठीक है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इतना ही कहना था हमको। और आज की जो बात है उसको हम लोग रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था, पिछला लेक्चर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उस पर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर। तो 1 नंबर पे हमने पढ़ा था नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, इस तरह से शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी पिछला वीडियो में डिटेल में बताया है नेचर ऑफ गैस। दूसरा नंबर पे था टेम्परेचर और 3rd नंबर पे था प्रेशर। तो हमारी जो आगे की जो जर्नी है वो प्रेशर से स्टार्ट होती है यहाँ से। तो जो प्रेशर है उसके बाद प्रेशर में आया एक हेनरी का नियम, हेनरी का नियम आया प्रेशर में। वो क्या कहते हैं हेनरी का नियम? जैसे प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा गैस घुल जाएगा लिक्विड में। तो इसके बाद यहाँ हेनरी का नियम आया। अब हेनरी का नियम, अब यहाँ से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हेनरी का नियम आया, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कहता है हेनरी का नियम। क्या कहता है? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट मतलब नियत ताप पर, कांस्टेंट ताप पर दिए गए गैस की विलेयता विलायक में उस विलायक के उस सॉल्यूशन के ऊपर लग रहे दाब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, जैसे प्रेशर वाले में ही पढ़े होंगे, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये एक बर्तन है, यहाँ पे जल डाला गया है, यहाँ पे मान लीजिए गैस है कोई, मान लीजिए गैस में हम ले लेते हैं, किसको ले लें, H2 को ले लेते हैं हम, H2 को ले लेते हैं। अब H2 को जब यहाँ पे हम डालेंगे, इसको बर्न करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर करेंगे, लेट अस एज्यूम 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, इस पर कांस्टेंट कर दिए हम इसको, और उसके बाद जब देखेंगे हम तो ये इसका जो सॉल्युबिलिटी है इसमें कितना घुलेगा, ये H2 गैस इस जल में कितना घुलेगा, जितना ज़्यादा इस पर हम दाब डालेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा इसमें घुलेगा। ठीक है, तो हेनरी का नियम यही कहता है इस परिभाषा के माध्यम से। अब यहाँ पे आता है हेनरी के नियम में, हेनरी का नियम कहता है यहाँ पे, मतलब जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इतना ही है इसमें हेनरी के नियम में। अब इसके बाद आता है, ये वाला तो कहानी आपको पता ही होगा कि कोई इधर के लगा दे रहा है, कोई इधर के लगा दे रहा है। तो इसके बाद आते हैं एक डाल्टन, क्या आते हैं, जॉन डाल्टन। वो क्या कहते हैं, उसका टॉपिक हम लोग लिखेंगे पहले, डाल्टन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। डाल्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, डाल्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, मतलब हेनरी के नियम में डाल्टन का मतलब सहयोग, योगदान, कुछ छेड़छाड़ बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो डाल्टन है ये कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी मतलब कि गैस की विलयता, ऐसे लिख सकते हैं कि विलयन में, विलय में विलायक में गैस की विलयता मोल फ्रैक्शन के द्वारा मेजर किया जाता है, अब देखिए, अब यहाँ से आता है असली फॉर्मूला। अब यहाँ पे कहें, ये जो है डाल्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ में डाल्टन जो है वो कहते हैं फिर कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, पढ़ाए हैं फर्स्ट लेक्चर में है। ये जो होता है ये यूनिटलेस होता है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको अब यहाँ पे कहते हैं, फिर उसके बाद जब ये डाल्टन जो है ये हटाएं इसको, प्रेशर यहाँ पे आया KH और ये काई, इसका नाम रखा गया हेनरीज कांस्टेंट रखा गया, इसका नाम हेनरीज कांस्टेंट।
अब यहाँ पे बोला गया कि जैसे अगर कोई विलायक है, अब विलेय है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया जाए तो वो जो विलेय जो है उस विलायक में उतना ही ज़्यादा घुलेगा जितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए, और जितना कम प्रेशर उतना कम घुलेगा और जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा घुलेगा उसमें। तो उसके बाद में फिर डाल्टन आए, ये सब कहें लिखें। अब यहाँ पे आता है इसके कुछ उपयोग, सॉरी इसके एप्लीकेशन है KH का, हेनरीज कांस्टेंट का। KH ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट ये जो है ये अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग ताप पर अलग होता है, अलग होता है। क्या कहें कि ये जो KH का जो वैल्यू है वो हर एक गैस के लिए समान नहीं होता है, खासकर समान टेम्परेचर पे ये वैरी करता है। KH इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग, जैसे एग्जांपल H2 गैस है और यहाँ पे N2 गैस है, इसके लिए KH दूसरा होगा, इसके लिए KH दूसरा होगा, समान नहीं होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये कहता है, इतना ही आता है इसमें। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे ये देखिए पहले, और ये लिक्विड के लिए है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो है वो गैस के लिए सॉरी, ठीक है, N गैस, अब बटा में हो जाएगा फिर N गैस प्लस N लिक्विड। ये फार्मूला तो आपको पता होगा, पढ़ाए भी थे फर्स्ट लेक्चर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, तो इसको कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन, इसको काई भी बोला जाता है। अब मान लीजिए अगर सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो, अगर डाइल्यूट हो तब क्या होगा? इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट मतलब होता है ये हो, मतलब ज़्यादा पानी उसमें डाल दिए, मतलब पंछुछुड़, उसको अपना भाषा में बोलते हैं पंछुछुड़, ठीक है। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तब यहाँ पे क्या होगा? जो मोल फ्रैक्शन जो है वो N गैस और N गैस प्लस N लिक्विड, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आता है। मान लीजिए हम 1 चम्मच पानी लिए, 1 चम्मच गिलास में डालें, 1 चम्मच पानी लिए गिलास में डाले, अब 1 चम्मच ही नमक लिए गिलास में डाले। आप क्या कहिएगा, कौन ज़्यादा है कौन बेसी है? दोनों एक तरीक़ा से अपना अपना मात्रा में है, बराबर। 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच नमक। अब उसमें हम एक चम्मच नमक लिए और एक आपका जो टंकी होगा उसमें हम वो डाल दिए, तो आप क्या कहिएगा कि पानी के तुलना में नमक बहुत कम है, या फिर उस नमक को लेकर हम गए नदी में डाल दिए तो बहुत हद से ज़्यादा कम है नमक पानी की तुलना में, है ना। अगर पानी से उस नमक की कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस हिसाब से आप क्या कहिएगा कि नमक उसमें है ही नहीं, नमक उसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में नमक नहीं है, उसमें नमक है लेकिन उसमें इतना कम है कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसमें समझिए कि है ही नहीं।
तो उसी प्रकार से यहाँ भी आता है, मान लीजिए गैस इतना ज़्यादा कम हो, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, डाइल्यूट मतलब क्या हो कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो और जो उसमें सॉल्यूट हो वो बहुत कम हो। तो मान लीजिए गैस इतना ज़्यादा कम हो गया, इतना ज़्यादा कम हो गया कि हम उसको नेग्लिजिबल मान लिए हैं। मान लीजिए हम इसको 0 कर दिए, तो क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया। तो अब हम इसको अब मोल्स ऑफ लिक्विड कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आप कहिएगा कि इसको काहे नहीं नेग्लिजिबल किए, नेग्लिजिबल इसको नहीं कर सकते हैं। मोल्स ऑफ गैस जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो अकेला ऊपर है, इसके साथ कोई है क्या। अब एक चम्मच पानी नमक लिए, हम उसको यहाँ पे रख दिए, हाथ पर रख दिए। अब क्या कहिएगा किसके कंपेयर में ये कम है या फिर ज़्यादा है, इसका अपना मात्रा है ना। तो ये अकेला है यहाँ पे, इसका अपना मात्रा है वहाँ पे, यहाँ पे ये पानी के साथ है, पानी से कंपेयर कर सकते हैं इसको, पानी के तुलना में ये बहुत कम है, बहुत कम। तो इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लिए, नेग्लिजिबल मान लिए। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। मान लीजिए आपके घर में अगर 5 आदमी हो और 5 आदमी हो और वो उसमें से 4 आदमी जो है वो एक आदमी जो है 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, दूसरा 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तीसरा 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और चौथा जो है वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और जो 5वां है वो 150 रुपया पर मंथ कमा रहा है। एज्यूम कीजिए 150 रुपया पर मंथ कमा रहा है। तो आप क्या कहिएगा कि 5 भाई कमा रहा है, नहीं कहिएगा 4 भाई कमा रहा है। 5वां को आप कंसीडर ही नहीं कीजिएगा भाई, 150 रुपया, समझ रहे हैं। तो समझिए कि 150 रुपये कमाने वाला है, आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अब 5 भाई है, 4 भाई कुछ नहीं कमा रहा है, मान लीजिए एक ही भाई है और वो 50 रुपया ही कमा रहा है, लेकिन उसको कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो एक ही भाई है और 50 रुपया कमा रहा है, उसको कंसीडर किया जाएगा। कंपेयर करने के लिए उसके लिए कोई नहीं है, तो ये वो है, ठीक है। इसको इस प्रकार से समझिएगा, इसको याद भी रखिएगा। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दे तो ऐसे फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पे इसका यूज होता है कि मान लीजिए अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेशर KH ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन। अब अबे यार, गैस बटा लिक्विड, ठीक है, इतना याद रखिएगा, याद रखने वाला कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा और जब आगे जाते हैं तो कुछ और थ्योरेटिकल सवाल यहाँ पे बनता है, इसको मिटा रहे हैं, कुछ और इसमें थ्योरेटिकल सवाल बनता है, ठीक है। वो थ्योरेटिकल सवाल क्या है वो देखते हैं पहले। थ्योरेटिकल सवाल क्या है, अब देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल सवाल और क्या बनता है। अब कंपेयर किया जाता है, जैसे मान लीजिए इफ KH हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन बराबर कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, यदि दाब कांस्टेंट हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ इसमें बनाने के लिए भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। KH x, अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे x जो है, मान लीजिए KH जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये x। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वैध क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ऐसे जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब मोल फ्रैक्शन वो घटेगा। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन याद रखिएगा कि क्यों लिया गया है। डाल्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ में डाल्टन जो है वो मोल फ्रैक्शन को गैस की सॉल्युबिलिटी मापने के लिए उपयोग करता था। ठीक है, पिछला वीडियो में भी बताए थे, इसको ध्यान रखिएगा। KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है दोनों एक दूसरे का, इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो इसके लिए था, अगर KH इंटू एक्स और यहाँ पे प्रेशर, अब यहाँ पे अगर ऐसा हो तीनों वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट, हाँ ठीक है, अब देखिए, अब जब यहाँ पर इसका जब देखा जाएगा तो ये कांस्टेंट है, ये एक स्लोप बन जाएगा यहाँ पे इसका। क्या ये स्लोप किसका बना है? KH का। यहाँ पे प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, इसको याद रखिएगा। ये KH स्लोप बना है KH का और ये प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन। इतना ही था इसमें। और जब आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब हेनरीज लॉ जो है वो हर जगह काम नहीं करता है, कहीं कहीं वो फेल भी हो जाता है। तो कौन कौन सा वो जगह है उसको हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, एक नंबर देकर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जो हेनरी का नियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर काम नहीं करता है। अब मान लीजिए गैस है, कोई गैस है, अब गैस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में उतना ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा प्रेशर डालें। उसको अच्छा से समझिएगा, फील कीजिएगा। गैस है, लिक्विड है, अब ये इसमें उस लिक्विड में उतना ही ज़्यादा बढ़िया से घुलेगा जितना ज़्यादा हम ऊपर से इसको प्रेशर डालेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा घुलेगा इसमें। लेकिन 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 किसी भी चीज़ का एक हद होता है भाई। हद से ज़्यादा प्रेशर डाल दीजिएगा तो वो गैस पूरा घुल जाएगा। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ये संभव है कि नहीं पता, लेकिन थ्योरेटिकली ये पूरा घुल जाएगा उसमें। और यहाँ पे जाके हेनरी का नियम फेल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पर हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, ऐसे लिख सकते हैं, हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। अब जैसे, अब इसका अच्छा से मतलब समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर कोई गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इस पर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर बढ़ा दें, अगर प्रेशर को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें इस पर, तो क्या होगा कि इसका जो 1 मोल है, जो लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसमें इतना ज़्यादा ये घुल जाएगा, इतना ज़्यादा घुल जाएगा, इतना ज़्यादा आ जाएगा कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। और आपको पता होगा कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम 1 पर ही होता है, मतलब पूरा घुल गया। उससे ज़्यादा इसके घुलने की औकात ही नहीं है उसके बाद, मतलब मैक्सिमम घुल गया अपना ये। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन उसमें सिर्फ और सिर्फ गैस ही दिखेगा, सिर्फ गैस दिखेगा। उसमें जो विलायक जो था, सॉल्वेंट, वो नहीं दिखेगा, सिर्फ गैस दिखेगा। तो इसलिए उसके बाद यहाँ पे ये काम नहीं करता है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है मतलब एट वेरी लो टेम्परेचर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कम अगर ताप कर दिए, बहुत कम ताप,
तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज क्या हो सकता है, गैस फ्रीज हो सकता है नहीं, मतलब लिक्विड जल्दी फ्रीज हो जाएगा पूरा। अब जैसे मान लीजिए हम ऐसे एक जल लिए, ठीक है, एक जल लिए, हम H2 गैस लिए, H2 गैस, अब हम इसको डालें और बहुत कम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए ले जाके, बहुत कम टेम्परेचर पर हम ले जाके इसको घुला रहे हैं इसमें। तो उतना कम टेम्परेचर पर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी जम जाता है, और मान लीजिए हम -10 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको घुला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जम कर सॉलिड हो जाएगा। अब सॉलिड में गैस घुल सकता है क्या, नहीं घुल सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हेनरी का नियम फिर काम नहीं करेगा। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट बना के कि बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर यह एप्लीकेबल नहीं है। कौन एप्लीकेबल नहीं है, हेनरी का नियम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरा आता है इसमें कि जैसे मान लीजिए अगर हम गैस डालें कोई किसी लिक्विड में, तो गैस जो है उस लिक्विड में उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो गैस जो है उस लिक्विड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये अपना काम करेगा और ये अपना काम करेगा, ऐसा नहीं कि दोनों मिल जाए। इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम NH3 अमोनिया प्लस Cl अगर डालें HCl अगर डालें HCl, तो ये जो है वो बना लेता है NH4Cl। अब ये क्या हुआ, एक दोनों मिल गया, मिलकर रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करके तब ये बना लिया। तो यहाँ पे हेनरी का नियम जो है वो काम नहीं करेगा। और जबकि अगर मान लीजिए कि ये हम क्या लिए, X2 लिए, X2 क्या होता है, X2 क्या होता है, हैलोजन होता है, हैलोजन, ठीक है, हैलोजन होता है। अब ये जब इसको मिलाया जाएगा मान लीजिए जल में, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है, ये एक दूसरे में मिलेगा नहीं, अलग अलग ही रहेगा। अब वैसे ही N2 भी ले प्लस H2O ले, ये भी नहीं मिलेगा, तो ये काम कर जाएगा, ये हेनरी का नियम को फॉलो करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना लिया यहाँ पे, इसलिए ये हेनरी का नियम से डिस्कार्ड हो गया, हट गया, ये नहीं फॉलो करेगा हेनरी का नियम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गैस जो है शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, मतलब गैस विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। इसको एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें। क्या एग्जाम्पल है, NH3 गैस, HCl which is liquid, and then when it is react it formed NH4Cl, so it is not applicable for Henry's law। फिर यहाँ पे आता है H2 नहीं, X2 मान लेते हैं हम, गैस H2O, ये कुछ नहीं बनाता है, कुछ नहीं रिएक्ट करता है, सब अलग अलग रहता है इसमें, ये एप्लीकेबल है। वैसे ही N2 का भी ले लीजिए, H2O, ये एप्लीकेबल है। अब उसके बाद आता है 4th नंबर पर, गैस शुड नॉट डिसोसिएट, मतलब कि गैस जो है वो गैस टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर हम गैस किसी लिक्विड में डालें और गैस अगर टूट जाए उसमें, तो क्या होगा,
हेर फेर हो जाएगा भाई, हेर फेर हो जाएगा, मतलब अलग सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा उसमें। इसीलिए गैस जो है वो टूटना नहीं चाहिए, वो अपना स्थिति में ही रहना चाहिए, मतलब कोई भी हेर फेर नहीं होना चाहिए उसमें। जिस स्थिति में गया है उसी स्थिति में गैस होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो गैस टूटना नहीं चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। हाई प्रेशर लगाएंगे तो गैस बहुत ज़्यादा घुल जाएगा उसमें। बहुत कम टेम्परेचर पर भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। बहुत कम टेम्परेचर करेंगे तो लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड में गैस नहीं घुल सकता है। अब इसके अलावा फिर आता है कि गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। NH3 जब HCl में घुलाया जाता है तो NH4Cl बना लेता है, और इसलिए ये हेनरी का नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि ये दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। जबकि X2 को H2 में मिलाया जाता है तो वो कुछ नहीं बनाता है, अलग अलग जाता है, इसलिए वो हेनरी का नियम का पालन करता है। उसी प्रकार N2 को भी H2O में मिलाया जाता है तो वो अलग अलग ही रहता है, इसलिए वो हेनरी का नियम का पालन करता है। और ठीक 4th नंबर पे आता है गैस शुड नॉट डिसोसिएट इन सोल्यूशन। गैस के अणु जो है वो टूटना नहीं चाहिए सॉल्यूशन में जाने के बाद, अपने प्रारंभिक स्थिति में ही रहना चाहिए। इनिशियल फेज में जैसे था वैसे ही रहना चाहिए। इतना था। अब इसके बाद आता है एक अंतिम टॉपिक आता है, उसको हम देखेंगे और फिर आज के लेक्चर को एंड करेंगे। वो क्या है? एप्लीकेशन। लिमिटेशन हो गया, और फिर आता है एक एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ लिखिए। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ मतलब हेनरी लॉ का कहाँ कहाँ उपयोग है दैनिक जीवन में। थ्योरेटिकली तो पढ़ लिए, अब इसका देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, जो NCERT की किताब में भी प्रीफर किया जाता है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, खासकर वो 2 ही हैं। मतलब से बहुत सारा है, हद से ज़्यादा, लेकिन 2 जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे बुक में भी प्रीफर किया गया है वो है, मान लीजिए आप जो हैं गर्मी की छुट्टी में आप कहीं घूमने गए। अब कहाँ घूमने गए? मान लीजिए नेपाल घूमने गए, और नेपाल में क्या है? नेपाल में पहाड़ है। आप पहाड़ पे गए, ऊंचाई पे। अब जब ऊंचाई पे गए, आप मान लीजिए हिमालय चढ़ने गए, हिमालय के सबसे ऊपर चले गए, अब हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है, अब उस पे गए। अब वहाँ पे आप जाने के बाद आपको फील हुआ कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, करके आप कर रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आपको हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपका जो है वो प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है ऊपर तो ठीक से वो आ नहीं पाता है अंदर, इसीलिए हम लोग को वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और इसलिए बहुत लोग मर भी जाते हैं जो चढ़ने की कोशिश करते हैं बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, ठीक है। और वहाँ पे एक बीमारी भी हो जाता है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं तो उनको एक बीमारी भी होते रहता है खासकर। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनोक्सिया। एनोक्सिया एक ऐसा बीमारी है जो ऑक्सीजन की कमी से होता है, और ये जो है ऊंचाई पे जाने के बाद जब प्रेशर कम हो जाता है तो वो अच्छा से हमारे शरीर में नहीं आ पाता है, इसीलिए ये बीमारी होता है। तो हम यहाँ पे, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप इसको समझ के भी लिख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख देंगे कि ऊंचाई पर जाने के बाद, ऊंचाई पर जाने के बाद प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और जिस कारण ऑक्सीजन की पर्याप्त
पर्याप्त सफिशिएंट मात्रा हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है। इसलिए एक बीमारी होता है, जिसे एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। अब इतना याद रखिएगा, इसको और इसमें कुछ बना के आप लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है इसका एप्लीकेशन। तो मान लीजिए आप गोवा गए, गर्मी की छुट्टी में गोवा गए। अब वहाँ पे जाने के बाद आपको समुद्र में जाने का मन किया, ठीक है, समुद्र में जाने का मन किया। आप समुद्र में गए, काफ़ी गहराई तक गए, और जब काफ़ी गहराई तक जाने के बाद जब आप पूरा अच्छा से सब विजिट कर लिए, सब देख उख लिए बढ़िया से, एकदम शार्क के साथ फ़ोटो वोटो सब खिंचवा लिए, फिर जब बाहर जब आप आएँ, जब किनारा पर जब आप आएँ, तो आपको एक भयानक दर्द का अनुभूति हुआ, बहुत भयानक दर्द का अनुभूति। वो दर्द का अनुभूति इसलिए होता है, जब आप बहुत गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पानी होता है ऊपर, और पानी की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर हाई होने के कारण गैस क्या होगा, बहुत ज़्यादा घुलेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब गहराई में आप होते हैं पानी के, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और उस हाई प्रेशर के वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो आपके सेल्स में, कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा चला जाता है। प्रेशर हाई है, नाइट्रोजन गैस है, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चला जाता है कोशिका में। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। जब आप बाहर निकलते हैं, किनारा पर जब आते हैं आप, तो आपको एक बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभूति होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि अब जब ऊपर आए तो प्रेशर कम हुआ, तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी कम होगा। मतलब जो नाइट्रोजन गैस आपके कोशिकाओं में घुसा हुआ था वो निकलना चाहेगा। अब जो निकलना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलता है, और जब तेज़ी से निकलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभूति होता है भाई, मौत जैसा लगता है वहाँ। तो उसके बाद तो वहाँ पे भी एक बीमारी होता है, उसको बेंड्स कहा जाता है, BENDS, बेंड्स। अब उस बेंड्स से बचने के लिए एक नया ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया गया, और वो सिलेंडर लेके लोग जाते हैं आप समुद्र में, देखे होंगे। तो उस सिलेंडर में भी 3 प्रकार का गैस होता है, जिसके वजह से वो दर्द महसूस नहीं होता है। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, तैयार, हाँ। तो जो मान लीजिए ये होते हैं गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब गहरी समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं और वापस आते हैं, तो उन्हें भयानक दर्द का अनुभूति होता है, दर्द का अनुभूति होता है। इस बीमारी को बेंड्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बेंड्स कहा जाता है। इससे बचने के लिए, अब यहाँ पे लिखिएगा, अब जो सिलेंडर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, इससे बचने के लिए,
एक सिलेंडर लेकर जाया जाता है, एक सिलेंडर लेके जाया जाता है जिसमें जिसमें 11.2% जिसमें 11.2% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग 32.1% ऑक्सीजन होता है। इतना था हमारा। अब इस सिलेंडर को जब लेके जब वो गोताखोर जाते हैं, इसमें 11.2% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है, तो उनको बेंड्स का सामना नहीं करना पड़ता है, वो आसानी से बाहर फिर आ जाते हैं। अब हमारा एक सबसे छोटा और अंतिम टॉपिक बचा हुआ है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, जो अभी रह गया था, होता है वो रिलेशन बिटवीन KH और टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है, जैसे टेम्परेचर होता है, अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है, मतलब मोल फ्रैक्शन, सिंपल भाषा में अगर बोले, जो ये मोल प्रभाव जो है वो क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएं तो ये क्या होगा, कम होगा। इसका ऐसे रिलेशन बनता है, KH जो है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं, तो KH का मान जो है वो बढ़ता है, और जब KH का मान बढ़ता है तो KH क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काई होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काई होता है। तो मतलब क्या होगा, ये घटेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो KH का जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा जो काई का वैल्यू जो है वो X वो बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों में उल्टा रिलेशन है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कई तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए KH, और इसका आप सिर्फ याद किए, मान लीजिए KH सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर हम बढ़ाएं तो KH घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थ्योरेटिकली इसको याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा आप। जैसे ही मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम बढ़ाएं, KH घटा, टेम्परेचर घटा, KH घटा और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ा। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको आप, लेकिन याद रख लीजिएगा भाई, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जितना हम पढ़ाएं सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बाकी सब नहीं पढ़ाएं उतना, लेकिन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टॉपिक इसमें कंप्लीट किया। ठीक है, तो हमारा अंतिम टॉपिक आज का यहीं था, यहीं तक करना था। तो हमारा ये अंतिम टॉपिक था। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, कमेंट में अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा ज़रूर कीजिएगा, और बुरा लगा हो तो बुरा कीजिएगा। हम जो शुरू में आपको बोले थे कि कमेंट में आप A या B टाइप कीजिएगा आपके अनुसार, वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिले कि मुझे कैसे आगे जाना है। तब तक मिलते हैं कल, धन्यवाद।